यहाँ पर आज हम अर्थशास्त्र का सितंबर मंथ का 12th का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है कि उपयोगिता एक क्रमवाचक विचार है, ना कि गणनात्मक विचार। इसको स्पष्ट करना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे गणनात्मक विचार या गणनात्मक दृष्टिकोण, ये किसको बोलते हैं। तो एक यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मत के प्रतिपादक हैं एक प्रोफेसर मार्शल। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में देख लीजिए आप, कि इसका संबंध मन की भावना से होता है, उपयोगिता का संबंध इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने बताया इसमें कि जिसे अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई मूर्त रूप व आकार नहीं होता है जिससे स्पर्श कर सकें, आपको मापने का कोई पैमाना या यंत्र भी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई हैं, आप इसको देखिए। बहुत बड़ा है इसलिए पढ़ के इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि कर्मवाचक दृष्टिकोण। कर्मवाचक दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे, तो यहाँ पे दिया गया हिग्स, एलन व पैरेटो थे। और इन्होंने कर्मवाचक दृष्टिकोण को अपने हिसाब से यहाँ पे इसका तर्क प्रस्तुत किया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिससे किसी मापदंड से मापा जाना संभव नहीं है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापने के लिए द्रव के पैमाने को स्वीकार किया है, किंतु यह कोई प्रामाणिक पैमाना नहीं है। तीसरा, इन्होंने उपयोगिता भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न नहीं होती, वरना यह तो एक व्यक्ति के संबंध में भिन्न भिन्न होती है। चूँकि उपयोगिता बदलती रहती है, अतः बदलने वाले तत्व का मापन संभव नहीं है। इसके बाद हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। यदि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर हो, इकाई से अधिक अथवा कम हो, चित्र और उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लोच 3 प्रकार की होती है। पहला है इकाई के बराबर, दूसरा इकाई से अधिक और इकाई से कम। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि इकाई के बराबर कब होती है और इकाई से ज़्यादा कब मानी जाती है और इकाई से कम कब मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मांग की मात्रा और कुल व्यय के बारे में यहाँ पे उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तो आप इसको उदाहरण दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दिया गया है। इसके बाद मांग की कीमत लोच को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कीमत कम होकर 8 व 4 हो जाती है तो भी कुल व्यय 200 ही रहता है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत पे ही ये सारी चीज़ें कुल व्यय डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा चित्र आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं एक तरफ मांग की मात्रा लिखी गई है और एक तरफ कीमत। तो यहाँ पे मांग की मात्रा और कीमत में एक अच्छा सा ग्राफ खींचा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में, ग्राफ के बारे में बताया गया बहुत अच्छे से कि मांग की लोच इकाई से अधिक यदि वस्तु की कीमत में कमी होने से कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घटता है, तो मांग अधिक लोचदार अर्थात इकाई से अधिक कहलाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मांग की मात्रा यदि वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय बढ़ता है अथवा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय घटता है, तो मांग अधिक लोचदार अर्थात इकाई से अधिक कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं मांग की कीमत लोच, यहाँ पे दिया गया है। लोचदार मांग किसको बोलते हैं, ये भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यदि कोई कीमत 20% वृद्धि होने पर मांग में 20% कमी हो जाए तो ऐसी मांग लोचदार मांग कहलाएगी। यहाँ पे इसका ग्राफ भी बनाया गया है लोचदार मांग का, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कि मांग की लोच इकाई से कम। तो यहाँ पे फिर से उस ग्राफ को लिया गया है कि जब कुल व्यय कम होता जाता है अपने मांग की व्यय के हिसाब से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मांग की कीमत और लोच यहाँ पे एक ग्राफ से दिखाया गया है कि कुल व्यय 200 था तो 8 कीमत घटने पर क्रमशः 192 और 160 हो गया, अतः यहाँ मांग की लोच इकाई से कम है। तो यहाँ पे इससे कुछ स्पष्ट किया गया है कि मांग की लोच इकाई के बराबर होने अर्थात लोचदार मांग होने पर कुल व्यय कीमत परिवर्तन होने पर भी पूर्ववत ही रहता है। इसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं और सबको पढ़ पाना यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप खुद ही देख के एक बार इसको समझिए और अगर फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल।
प्रश्न नंबर 3 है कि मांग रेखाएं दाएं को नीचे की ओर क्यों झुकती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहला इसका कारण है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, तो इस नियम के अंतर्गत ही ये जो है नीचे की तरफ झुक जाती है। इसके बाद उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 5 रोटी की भूख है तो प्रत्येक अगली रोटी पर उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इसके बाद विभिन्न प्रयोग करके यहाँ पे एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है और अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। तो ये ग्राफ है और मापी गई मात्रा के लिए ग्राफ बनाया गया। फिर आता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं भी यहाँ पे हेडिंग है और इसको आप देखिए बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उसमें उदाहरण दिया गया है कि चाय की कीमत बढ़ जाने पर काफ़ी की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक के स्थान पर दूसरे अर्थात चाय के स्थान पर काफ़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद है उपभोक्ता की संख्या। तो उपभोक्ता की संख्या का भी यहाँ पे बताया गया है कि इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 बोलता है सीमांत उपयोगिता हाश नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे हमको सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता कितनी होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कुल उपयोगिता का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है सीमांत उपयोगिता से कंपैरिजन करके कि और उसका नियम भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आप इजीली इसको कर सकते हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे हमने देखा। अब एक लास्ट कर्व है, आप देख लीजिए कि ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन आपको करना है कि कैसे कैसे ये कर्व में क्या क्या हो रहा है, आप इसको समझ रहे होंगे। और इसके बाद आता है कि सीमांत उपयोगिता तथा एक्स अक्ष पर संतरों की मात्रा लिखी गई है और यहाँ पे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी लिखा गया है। वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि उपयोगिता दिखाते हैं। तो इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे ये बढ़ रहा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि उदासीनता वक्र की विचारधारा को स्पष्ट करें, यह किन मान्यताओं पर आधारित है। तो उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, उदासीन वक्र एक तटस्था समूह को चित्र द्वारा प्रकट करता है जो कि दो वस्तुओं के लिए उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिसके बीच उपभोक्ता उदासीन हो जाता है तथा प्रत्येक संयोग से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये आपको ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे ये दिखा देना है लिख के। बहुत अच्छे से आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। इसके बाद आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आप मान्यताओं को भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि उपभोक्ता की धन आय दी जाती है और स्थिर रहती है। इस तरह से आप इतनी सारी उपयोगिताएं यहाँ पे और मान्यताएं दी गई हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।